This is read the following text carefully and answer the questions that follow. अब टेक्स्ट क्या है आपका? अ फार्मर विशेस टू इंस्टॉल टू हेड पंप इन हिज फील्ड फॉर वाटरिंग। आपको कहा जा रहा है एक फार्मर है जो दो हेड पंप इंस्टॉल करना चाहता है अब वाटरिंग के लिए, जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये आपको वाटरिंग के लिए या इस तरह से वो दो हेड पंप इंस्टॉल करना चाहता है। अच्छा, दो हेड पंप का मतलब फिक्स पोजीशन होगी। जैसे मान लो एक हेड पंप यहाँ इंस्टॉल कर दिया, यहाँ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। दैट फार्मर मूव्स इन द फील्ड व्हाइल वाटरिंग इन सच अ वे दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द फार्मर एंड ईच हेड पंप इज ऑलवेज 26 मीटर। अब इसको ऐसे समझो, आप देखो, से दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट हेड पंप, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेकंड हैंड, ठीक है। और मान लेते हैं ये आपकी ये जो पोजिशन है, ये किसकी है? फार्मर की पोजिशन है। दिस इज द पोजिशन ऑफ फार्मर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है फार्मर का हैंडपंप वन से और हैंडपंप टू से जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, मान लो फार्मर की जो पोजीशन है वो पी है, तो पी एच वन हो गया ना ये डिस्टेंस पी एच वन। और फार्मर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? पी एच टू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो सम है वो 26 मीटर रहेगा ऑलवेज। यानी कि अगर ये फार्मर यहाँ से अब यहाँ मूव करता है, इस पॉइंट पर आता है, इस पॉइंट पर आता है, यहाँ से ये पी एच वन प्लस पी एच टू, ये अभी भी कितना होगा? 26। यहाँ आता है अभी भी पी एच वन प्लस पी एच टू, कितना होगा? 26। तो बेसिकली ये जो पाथ बनेगा आपका, देखो ये आपकी इलिप्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इलिप्स की डेफिनेशन यही थी कि फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो ये है फोकस एफ, ये हेडपंप की एक पोजीशन होगी और ये दूसरे हेडपंप की पोजीशन होगी, और ये दोनों क्या है? फोकाई। फिक्स पॉइंट का मतलब यहाँ पे फोकाई है। और ये जो पॉइंट है, अब इलिप्स पे आप कहीं भी जाओगे, इलिप्स पे आप किसी भी पोजीशन पर आ जाओगे, किसी भी इलिप्स के ऊपर से आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एनी पॉइंट जो मैं यहाँ पे शो करूँ, एनी पॉइंट, इन सभी पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होगा, जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए एफ डैश। ये सब 26। इसी तरह से अब ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो ये ए एफ प्लस ए एफ डैश अगेन कितना होगा? 26 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पाथ आपका ट्रेस हो रहा है वो इलिप्स का हो रहा है। पहले ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू हेड पंप, यानी कि ये जो दो फिक्स पॉइंट है फोकाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर। और फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। तो यहाँ पर 2c इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? 10 मीटर। पहली बात ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात और मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। वी नो दैट कि ये जो फिक्स पॉइंट का, ये जो इलिप्स पर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का फोकाई और दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होता है उसका जो सम, यानी कि ए एफ प्लस ए एफ डैश, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, और ये हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी इस कंसेप्ट का यूज किया था। यस। तो टू वे जो होगा आपका वो 26 मीटर के इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2c इक्वल टू 10 मीटर, जो गिवन कंडीशन है उससे कंक्लूजन जो निकलता है वो हमने निकाल दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन कि नेम द कर्व ट्रेस बाय फार्मर। ये तो समझ में आ गया इलिप्स है। नेम द कर्व, जो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय फार्मर, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? इलिप्स। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? इलिप्स। अच्छा, फिर क्या कहा जा रहा है आगे आपको? एंड हैंस फाइंड द फोकाई ऑफ कर्व। तो आप फाइंड कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो भाई, ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर, इसका मतलब क्या है? 2c। 2c इक्वल टू 10 मीटर है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी 10/2 और ये हो जाएगा 5 मीटर। अब ये जो है ये जो एलिप्स है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब जो फोकाई होगा, फोकाई वो क्या होगा? प्लस माइनस c, 0। तो इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5, 0। तो ये वाला पार्ट भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ट्रेस बाय द फार्मर। अब इक्वेशन ऑफ कर्व तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। उसके लिए आपको ए और बी फाइंड करना, जैसे कि मैंने कहा हेयर 2a इज इक्वल टू 26 मीटर। एग्री करते हो कि जो कंडीशन दी गई है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, और पॉइंट ऑन इलिप्स इसका जो इस दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, इसका सम 26 है, ये हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल हो, इसके इक्वल होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 मीटर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 मीटर। अच्छा, ए आपका 13 आ गया, और सी आपका कितना है?
5, सी आपका 5 है। नाउ वी नो दैट वी नो इलिप्स में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी, तो आप कहोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए आपका कितना आया था, 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर। सी आपका कितना है, 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। कोई डाउट? तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 25 दैट इज 1, और वैसे आपको बी स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस बड़ा होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, विच इम्प्लाइज, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर, तो आपने लिखा 13 स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या हो गया आपका 144, यानी कि जिसको मैं ले सकता हूँ 12 स्क्वायर। 144 का मतलब हो गया 12 स्क्वायर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो इक्वल टू 1। अच्छा, इसको देख के ये भी क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, से ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, अगर मैं इसको करता हूँ कंपेयरिंग वन विद द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और कैन आई से दैट ए विल बी इक्वल टू 13 एंड बी विल बी इक्वल टू 12, तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 12, यहां तक कोई डाउट? चले आगे, ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी ऑफ कर्व अलोंग विच फार्मर्स मूव, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2 है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 13, कितना हो जाएगा 26 मीटर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होगा 2b, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12, विच इज इक्वल टू 24 मीटर। एंड इसेंट्रिसिटी इसके इक्वल होता है c बाय ए, सी आपका 5 है, ये आपका 13 है, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बताओ जी क्या फॉर्मूला होता है, 2, वेरी गुड, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट इज इक्वल टू 2b² बाय, अब देखो बी स्क्वायर की हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी जो 144 आई थी, am I राइट? और ये आया था 13, अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 बाय 13, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड आउट, चले आगे, ठीक है। तो ये था आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36, और ये था आपका कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्लास इंटरवल गिवन है, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और हर क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको एफ गिवन है, तो ये हो गया 6, 7, 15, 16, 4, 2। और फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन फाइंड करना होगा,
मीडियन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये आपका टेबल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो आपका गिवन कॉलम है वो ये है। तो सबसे पहला आपको क्या करना काम, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। अब सी एफ की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 6, ये आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब 6 में 7 प्लस कर दो तो क्या आएगा 13, 13 में 15 प्लस कर दो 28, 28 में 16 प्लस कर दो 44, 44 में 4 प्लस कर दो 48, 48 में 2 प्लस कर दो 50, और इसका सम भी 50 है, ये सेम आना चाहिए। इसके बाद हमें फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, पहले n बाय 2। नाउ n बाय 2, अब n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50/2। तो 50/2 आ गया 25। अब आप सी एफ में देखो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू 25 से बड़ी क्या है यहाँ पे, 28। नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू जो सी एफ में लाई कर रही है 25 से बड़ी, वो क्या है 28। तो आपने कहा नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू देन 25 इन सी एफ इज, वो क्या है 28। इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियन क्लास होगी वो आपकी जो 28 का क्लास इंटरवल है वो होगी, जैसे 20 to 30। तो आप कहोगे देयर फॉर मीडियन क्लास इज, देयर फॉर मीडियन क्लास इज कितना आ गया 20 to 30। तो अगर मीडियन क्लास 20 to 30 है, अच्छा मुझे अब ये बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, हियर एल इज इक्वल टू 20। अच्छा n/2 ऑलरेडी निकाल चुके हो 25। सी एफ होता है, अब सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो देखो ये आपका मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग सी एफ क्या है 13, तो यहाँ आएगा 13। तो यहाँ क्या आएगा आपका 13, तो सी एफ की जगह आ जाएगा आपका 13। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो एफ की जगह आपने लिखा 15, तो ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। इसका एच होता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज कितना है 30 - 20, दैट इज 10। ये आपका आ गया 10। अब जरा फॉर्मूले में रखो, एल कितना है आपका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है आपका 20। तो ये हो जाएगा 20 प्लस n/2, n/2 इज 25 माइनस सी एफ की जगह क्या हो जाएगा 13, एफ की जगह क्या हो जाएगा 15, और एच की जगह क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया 20 प्लस 25 माइनस 13, 12/15 × 10। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 3 × 4 = 12। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 4 × 2 = 8, तो ये हो जाएगा 28। तो मीडियन आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो आपका क्लास इंटरवल है हम उसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। इसको आप क्या कहते हो एक्स आई, एंड देन वी विल फाइंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। एम का मतलब एक्स आई -28। एग्री करते हो। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको मिड वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब आप मिड वैल्यूज निकालोगे तो क्या होगा, क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी 5। बस एक ही निकालना है क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है सारे क्लास इंटरवल। कितना कितना गैप है 10। अब इसमें 10 ऐड करो तो 15 आ जाएगा, 15 में 10 ऐड करो 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 55। तो ये सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम, मॉडुलस ऑफ। तो एक्स आई माइनस एम का मतलब क्या है, एम, एम जो है आपका वो आया 28। अब देखो
तो 5 - 28, नेगेटिव तो भूल जाओ क्योंकि मॉड्यूलस है, तो पॉजिटिव ही आएगा। बस ये देखो 5 और 28 का डिफरेंस 23, 15 और 28 का डिफरेंस 13, 25 और 28 का डिफरेंस 3, 35 और 28 का डिफरेंस 7, 45 और 28 का डिफरेंस 17 और 55 और 28 का डिफरेंस 27। ये भी हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ अब आपको क्या फाइंड करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड Fi इंटू मोड ऑफ xi -28। अब ध्यान से देखो, तो Fi की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 6। 6 इंटू 23 क्या होगा? 138। 7 इंटू 13 क्या होगा? 91, राइट। और इसी तरह से 15 इंटू 3 क्या होगा? 45। 16 इंटू 7 क्या होगा? 112। 4 इंटू 17 क्या होगा? 68। और 2 इंटू 27 क्या होगा? 54। अब हमें फाइंड करना है इसका सम। नाउ वी विल फाइंड इट सम। तो जब इसका सम फाइंड करोगे, यानी कि बेसिकली आप क्या फाइंड कर रहे हो? समेशन ऑफ Fi मोड xi -m। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 508। ये आपका क्या आ जाएगा? 508। अब आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सिग्मा Fi एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi -m अपॉन समेशन ऑफ Fi। तो ये वैल्यू कितनी आई है आपकी? 508। सिग्मा Fi तो हमें पता 50 है। हाँ, ये 508 आई है। ये वैल्यू 508 आई है और सिग्मा Fi तो 50 है। तो 508/50, तो क्या हो जाएगा? 508/50। तो आपने लिखा 508/50, राइट। आई थिंक 50 से डिवाइड कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। तो 50 × 1 = 50। अब ये 8 आ जाएगा, 8 पे तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर डेसिमल। फिर क्या आएगा? डेसिमल। अब किस पर जाएगा? 50 × 1 = 50, 0, 8 में से 5 गया 3, 0, 6 पर जाएगा। तो ये हो गया आपका 300। तो कैन आई से दैट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा? 10.16। ये सारा हमने कर दिया ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये तो आ गया हमारा 10.16 आया, आई थिंक। ये हमारा कितना है? 10.16। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10.16। फिर पूछा गया फाइंड द मीडियन। मीडियन कितना आया था? 28 आया था। मीडियन कितना आया था? 28। तो मीडियन की जगह आ जाएगा 28। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 28। फिर पूछा गया था राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये रहा फॉर्मूला। तो थर्ड पार्ट का आंसर में क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पार्ट थर्ड का, कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला था। इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया। फिर जो जो पूछा गया है अब आप उसमें लिखते जाओ। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये लिखोगे। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? दिस विल बी द फॉर्मूला। और इसी के साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे टैकल करना है? पहले जो भी एनालिसिस गिवन है उससे जो जो वैल्यूज है सारी सब फाइंड कर लो। स्टैटिस्टिक्स की केस स्टडी ऐसे ही सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंगली इसके आंसर दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। Now next question is question number 38. Next question is question number 38 और क्वेश्चन क्या है आपका? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको कहा जा रहा था पर्पस ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल इज टू गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लीडरशिप बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट स्कूल एक्टिविटीज एंड सर्विस प्रोजेक्ट। यहाँ तक मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट कैन वॉइस आउट देयर कंसर्न और नीड। राजू, रवि, जोसेफ, संगीता, प्रिया, मीना एंड अमन। अब यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है पहले देखो। पहले देखो राजू, रवि, जोसेफ और अमन 4 बॉयज है ना? 4 बॉयज। जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 बॉयज है। अच्छा, गर्ल्स कितनी है? संगीता, प्रिया, मीना, 3 गर्ल्स है।
इसका मतलब ये जो टोटल स्टूडेंट है ये भी समझ में आ गया हमें कि 7 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। चलो जी अब आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि देर इज अ फोटो सेशन इन ए स्कूल एंड दीज 7 स्टूडेंट आर टू बी सीटेड इन ए रो फॉर फोटो सेशन। ये भोले वाले बच्चे बैठे हुए हैं आपकी तरह फोटो सेशन में, आप लोग भी ऐसे मासूम बन के बैठते हो। अब क्वेश्चन देखो क्या आपका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट राजू एंड रवि आर एट एक्सट्रीम पोजिशन। अच्छा आप ध्यान से समझो, राजू से ये हो गया राजू, रवि को मैं स्मॉल आर से दे रहा हूं, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स है। अच्छा एक केस और बन सकता है कि लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या आ जाए? रवि, और यहाँ पे राजू आ जाए। ये दोनों तो वन, ये दोनों का तो वन वन वे हो गया अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने का, लेकिन टोटल ये 7 स्टूडेंट है। 7 में से 2 स्टूडेंट तो ये है, बाकी के 5 तो मूव करेंगे, और 5 स्टूडेंट जब 5 पोजीशन पे मूव करेंगे तो उसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल। एग्री करते हो? 5 फैक्टोरियल, 5 स्टूडेंट मूव करेंगे क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे कितने केसेस होंगे? 2। 5 फैक्टोरियल इंटू 2, भैया एक केस ये होगा 5 फैक्टोरियल वाला, एक केस ये होगा, तो फिर टोटल तो 2 केस हो गए ना। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5, 4, 3, 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, या 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, 120। 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 होना चाहिए। बात आई समझ में? भैया देखो, ये रवि और ये पहला क्या था? राजू। और ये क्या है? रवि। राजू रवि, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गए। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो बाकी के 5 स्टूडेंट है ये तो देखो वन वन वे में ही आ सकता है, ये यहाँ पर है तो ये यही आएगा, ये किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, ये किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। लेकिन 5 स्टूडेंट में से हर स्टूडेंट जो है 5 पोजीशन पे जा सकता है। तो हर स्टूडेंट 5 पोजीशन पर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल। और ऐसा एक केस नहीं होगा, ऐसे 2 केस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फिर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है। तो जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात आती है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट राजू एंड रवि आर एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो लेफ्ट पोजिशन पे पहले क्या आ जाएगा? हमने किसको रखा? राजू को। और राइट मोस्ट पोजिशन पे किसको रखा? रवि को। अब देखो 1 2 3 4 5, बाकी के 5 स्टूडेंट जो है 5 पोजिशन पे मूव करेंगे 5 फैक्टोरियल बेस। अच्छा दूसरा केस क्या बनता है? ये भी हो सकता है कि पहले किसको आप रखोगे? रवि को, फिर आप रखोगे राजू को, और 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे कितने केसेस हो गए? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, तो ये आ गया 240 बेस। ये हो गया 240 बेस। चलो जी फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब आगे आते हैं। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट जोसेफ इज सिटिंग इन द मिडल। देखो जोसेफ को आप सेंटर में रखो, बाकी के 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट 6 पोजिशन पे मूव करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल। और इंटू 1, 6 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि जो आपका पार्ट 2 है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट जोसेफ इज सिटिंग इन द मिडल, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो, 5 फैक्टोरियल आपको पता 120, तो ये हो गया 720। 12 6 जा 72, तो ये हो गया 720 बेस। ये भी हो गया ठीक है। अब आता है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट 3 गर्ल्स आर टुगेदर। अब ध्यान से देखो, यस वेरी गुड। अब 3 गर्ल्स का तो एक ब्लॉक बन गया, ये एक साथ ही होनी चाहिए। बाकी के जो 4 बॉयज हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉयज 4 पोजिशन पे मूव करेंगे। तो देखो 4 बॉयज और एक ब्लॉक ये, तो 4 + 1 5 फैक्टोरियल। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? 4 स्टूडेंट इन 4 पोजिशन,
प्लस ये जो एक ब्लॉक है, तो 4 + 1 5 फैक्टर, क्योंकि ये पूरा एज इट इज, ये 3 स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये पूरा एज ए ग्रुप एक ही ग्रुप है, एक ब्लॉक हो गया, कंसिडर इट एज ए 1 ब्लॉक, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो 3 गर्ल्स हैं जो एक ही ब्लॉक में है, ये 3 पोजिशन पे मूव करेंगी, इनटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो बस यही इसका आंसर है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो हो गया 120, 3 फैक्टोरियल 6, ये भी 720 डेज। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आज लेट्स मूव टू द ऑप्शनल पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट अमन एंड रवि आर नॉट टुगेदर। अमन एंड रवि आर नॉट टुगेदर, देखो भैया ये तो नहीं निकाल सकते कि नॉट टुगेदर, हम टुगेदर वाला केस निकाल सकते हैं, हम टुगेदर वाला केस निकाल सकते हैं व्हेन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन अमन एंड रवि आर, व्हेन अमन एंड रवि आर टुगेदर, ठीक है। तो अमन और रवि टुगेदर हो गए, तो बाकी क्या हो गया 1 2 3 4 5, और अमन और रवि का एक ब्लॉक हो गया, तो 5 + 1 क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, पहले तो ये बताओ। और ये दोनों दो पोजीशन पे मूव करेंगे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, बात समझ में आ रही है। तो इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, और इंटू में क्या हो गया 2, तो 6 का क्या हो गया 12, 12 इंटू 120 हो गया 1440। अच्छा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर का मतलब 7 स्टूडेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो ये होगा 7 इंटू 6, हमें 5 फैक्टोरियल पता है, तो 7 6 का क्या हो गया 42, 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 120। तो जब आप 120 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 0 का 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 0 4 10, ये हो गया 5040, ये हो गया 5040, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, now required number of arrangement when Aman and Ravi not sit together। अब आप निकाल सकते हो कैसे, हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से कौन सा केस माइनस कर देंगे, when Ravi, we will minus number of arrangement, number of arrangement, number of arrangement when Ravi and Aman what seated together, seated together, seated together। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है आपका 5040, तो इट इज 5040, और वो आया था आई थिंक 1440। तो जब आप इसको माइनस करोगे 5040 1440, तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, 3600, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Indian track and field athlete Neeraj Chopra, who competes in the javelin throw, won a gold medal at Tokyo Olympics. He is the first track and field athlete to win a gold medal for India at the Olympics. आई थिंक हम सबको पता भी है, ठीक है। मेन क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय जैवलिन। आपको ये शेप दी हुई है, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको एक शेप गिवन है, और अगर आप शेप को देखो तो ये जो शेप है, यही देख के समझ में आ रहा है कि ये एक पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है ये, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसकी सिमेट्री किस पर है, वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो आप क्या कहोगे, इसकी जो इक्वेशन है वो होगी x² = -4ay, पहली बात तो ये। फिर अगर मैं इसका फोकाई पॉइंट बोलूं
तो जिस एक्सिस पर सिमेट्री होता है उसी पे फोकस होता है, तो फोकाई पॉइंट क्या होगा 0, माइनस है, ये भी क्लियर होगी। अगर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स की, तो ये माइनस है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो भी वाई एक्सिस से पास होगी, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू है। इतनी बात समझ में आ गई सारी। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट पार्ट पे कहा जा रहा है नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ जैवलिन, फॉलोड बाय अ जैवलिन, तो कौन सा पाथ होगा, आप क्या कहोगे, पैराबोला, पैराबोला। फिर कहा जा रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ सच अ कर्व इज गिवन बाय x स्क्वायर इक्वल टू -16y, क्या कहा जा रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू -16y, तो आपको इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब इस इक्वेशन को से ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 4a किसके इक्वल है, 16 के, 4a किसके इक्वल है, 16 के, तो a की वैल्यू क्या, 4, a की वैल्यू क्या, 4, ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। उसका कहा जा रहा है आपको देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो फोकाई इसमें ये होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होगा, फोकाई 0, -a विच इज इक्वल टू 0, -4, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -16y, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होगा y इक्वल टू a, और a कितना है आपका 4, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर कहा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, 4a। पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a, जैसे इलिप्स में करते हो तो क्या होता है 2b² बाई, इसमें क्या होता है 4a, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 4a, वैल्यू ऑफ a इज 4, तो ये कितना हो गया जी 16। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब ध्यान से देखो, आपको कहा जा रहा है सिमेट्री जो है जिस पैराबोला की थर्ड पार्ट में बात की जा रही है वो किसके रिस्पेक्ट में है, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री का होने का मतलब क्या है, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, अपर डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, लेकिन वो किस पॉइंट से पास हो रहा है 5,2 से, 5,2। लेकिन 5,2 की अगर मैं बात करूं x और y दोनों पॉजिटिव है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड पासिंग थ्रू 5,2, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 4a/। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये 1 2 पहला हो गया था, इसको ले लेते हैं 3, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, एज इक्वेशन 3 पासिस थ्रू, या फिर एज ऐसे लिखो, नाउ 5,2 सेटिस्फाई, क्योंकि ये पैराबोला इसी से पास कर रहा है, सेटिस्फाई इक्वेशन 3, तो ये जो पॉइंट है आपका ये इस इक्वेशन 3 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन 3, सेटिस्फाई इक्वेशन 3, ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। तो क्या कहोगे, देयरफॉर तो x की जगह क्या आ जाएगा 5, तो x स्क्वायर कितना हो गया 25, 4a इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 2, y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो कैन आई से दैट 4a इक्वल टू 25/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब इक्वेशन तो ये थी ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह क्या आ जाएगा 25/2, तो 25/2 इंटू वाई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आपका जो पैराबोला वो अपवर्ड है, मैंने अगर यहाँ शो करूँ तो आपका पैराबोला ऐसे है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, कहाँ से पास होगी, y इक्वल टू माइनस है। नाउ इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस है। इस केस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इक्वल टू माइनस है। अब यहाँ पर अगर आप a देखो तो क्या होगा, ये 25/8, a की वैल्यू क्या होगी 25/8, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस है, दैट इज y इक्वल माइनस 25/8। इसको आप कैसे ले सकते हो, 8y माइनस 25 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे प्लस 25 इक्वल टू 0। कोई डाउट, 8 इंटू वाई 8y माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो गया प्लस। सॉरी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद क्या रह गया आपका पार्ट थर्ड का और वाला पार्ट थर्ड का देखो और वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट ऑफ पार्ट थर्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2,0। अब एक बात बताओ, फोकस 2,0 है, फोकस 2,0 और क्या जा रहा है, एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 का मतलब तो यहाँ होगा, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला यहाँ आएगा, आपका पैराबोला यहाँ आएगा। अब ये कौन सा पैराबोला है, राइटवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब इसकी जो सिमेट्री है आपकी वो x एक्सिस पर है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि सिमेट्री किस पर है, x एक्सिस पर है। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस इसका क्या है आपका 2,0, तो फोकस का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एज फोकस इज 2,0 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं एक ही जगह 2 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, y² इक्वल टू 8x, y² इक्वल टू 8x। कहानी क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या कहा जा रहा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो तो गिवन है आपको, a आ गया ना 2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया 4a, a की वैल्यू क्या है 2, तो दैट इज इक्वल टू 8, and this is the final answer of this question. Is it clear? The next question is question number 37. Read the text carefully and answer the question. ये आपको सारी वैल्यू गिवन है। पहले अगर आप देखो इस डाटा में क्वेश्चन नंबर 37, क्लास इंटरवल, तो फिर क्या आपका फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 10, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है आपकी 50 to 60, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फिर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपकी 6, 7, 15, 16, 4 और 2। और उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले क्या फाइंड करोगे, मीडियन, मीडियन के लिए पहले क्या फाइंड करोगे, CF। तो CF क्या होगा 6, 7 + 6 13, ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा आपका 44, 48 और 50। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, जो आपका कैपिटल N है या सिग्मा FI है वो कितना है 50 है, वो कितना 50। और मीडियन का फॉर्मूला क्या, L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L पहले आप n/2 निकालोगे, n/2, तो अगर मैं n/2 फाइंड करूंगा तो 50/2 दैट इज 25। अब जिसकी हाइट क्या है 25 है, वो सबसे पहले किस गेट में एंटर कर सकता है बिना झुके, इस गेट में, तो ये मिडियन क्लास, ये क्या हो गई मिडियन क्लास। तो लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी 20, n/2 की जगह 25 माइनस CF उससे पीछे वाला लेते हैं प्रीसीडिंग, तो ये कितना हो जाएगा 13। फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी उसी क्लास का, दैट इज 15 इंटू H 10। ओके, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 13 12, तो ये हो गया 12 बाई 15 इंटू 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो मीडियन कितना 28, मीडियन कितना आ गया 28। आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उसके लिए नेक्स्ट कॉलम क्या होगा xi माइनस m, और m यहाँ पर क्या है आपका 20 है, m क्या है 20 है, तो बताओ जी पहले तो xi फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा xi, तो पहले काम करते हैं xi फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका मीडियन 28, ठीक है, और पहले आपको क्या निकालना है xi, तो 0 प्लस 10 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 15, 50 बाई 2 25, अब कितने का डिफरेंस है 10 10 का, तो क्या आएगा 35, 45 और 55। क्या ये कहानी क्लियर है, क्लियर है तक, ठीक है। फिर क्या फाइंड करना है आपको, ये मीडियन आ गया तो क्या फाइंड करोगे xi माइनस m, xi माइनस m, m कितना 28, तो इसका मतलब m की जगह 28, तो बताओ जी 5 माइनस 28 23, माइनस तो लिखने की जरूरत है नहीं, मॉडुलस है, तो 23, 15 माइनस 28 17 13, 15 माइनस 28 13, 5 और 3 8, 25 और 28 3, 28 और 35 7, 17 30 27, तो ये वैल्यू क्या आएगी xi माइनस m, 5 माइनस 28 23, ये हो गया आपका 13, 25 माइनस 28 3, 35 और 28 7, 45 माइनस 28 17 और 55 माइनस 28 27। लास्ट कॉलम fi इंटू xi माइनस m, xi माइनस m, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68, 27 इंटू 2 54, तो 6 इंटू 23 138, 7 इंटू 13 91, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 7 112, 4 इंटू 17 68, 2 इंटू 27 54। जब आप इन सबका टोटल करोगे, टोटल तो क्या आएगा, तो ये जो टोटल है आपका इट विल बी इक्वल टू 508, कितना आएगा 508। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi माइनस m अपॉन समेशन ऑफ सिग्मा fi, या 1/n, ठीक है। तो ये कितना है आपका 508, और ये कितना है आपका 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, देखो जी 51 जा 50 डायरेक्टली कर दूं 8 आएगा, क्या ये जाएगा नहीं, जब 2 डिजिट एक साथ लोगे तो 0 और डेसिमल, अब किस पर जाएगा 51 जा 50 0 और 3, और ये कितना आएगा आपका 6 पर, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 10.16, 10.16। कहानी क्लियर, ठीक है। अब देखो जी फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये आपने फाइंड कर दिया, फाइंड द मीडियन, मीडियन भी आपने फाइंड कर दिया था, मीडियन क्या आया था हमारा 28, ये पार्ट 2 हो गया आपका। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये रहा जी फॉर्मूला, ये अपोजिट ऑर्डर में पूछा गया वैसे, ठीक है। एंड राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन, वो हमने सबसे पहले ही दिखा दिया था, तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास अ टीचर क्लियर द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बस ये क्लियर हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब सीधा फर्स्ट पार्ट पर आओ, देखो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 99 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे इन दोनों को छोड़ के, बोथ एक्सक्लूडिंग, कैन बी फॉर्म सो दैट एवरी डिजिट इज इधर 3 और 7। कितने डिजिट के है, 3 डिजिट के, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 3 डिजिट के नंबर या तो 3 होना चाहिए 7, 3 और 7 2 वेज, 3 और 7 2 वेज, 3 और 7 2 वेज, तो इसको सॉल्व करके टोटल कितने होंगे वेज 8, कितने होंगे 8 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ
total number of 3 digit can be formed as per this condition, it will be equal to 8, it will be equal to 8। ये क्लियर हो गया? ठीक है, पार्ट 2 में आ जाओ जी। पार्ट 2 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 99 एंड 1000 बोथ एक्सक्लूडिंग अगेन कैन बी फॉर्म सच दैट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, तो सारा 3 और 7 नहीं होना चाहिए। फिर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इस केस में टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 1 2 3। तो भैया 0 से लेके 9 टोटल होती है 10 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है, बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, विदाउट एनी हाउ मेनी नंबर्स बोथ एक्सक्लूडिंग कैन बी फॉर्म्ड सच दैट विदाउट एनी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ तो 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 10 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होगी? 9 इंटू 10 दैट इज 900। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी केस स्टडी आती है हम पहले टेक्स्ट हमें रीड नहीं करना होता है, पहले आप क्वेश्चन को देखो। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज अगर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों हम टेक्स्ट को रीड करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको कहा जा रहा है f(x) इज इक्वल टू, आपको f(x) की वैल्यू गिवन है 1/2 माइनस साइन 3x, जिसमें कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके लिए टेक्स्ट क्या पढ़ना है? डायरेक्टली आपके पास फंक्शन है, आपको उसकी रेंज फाइंड करनी है। आपको उसकी क्या फाइंड करनी है? रेंज। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि यहाँ पर जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज साइन 3x, और साइन 3x की रेंज क्या होती है? जो साइन x की होती है, दैट इज -1 to 1, मीन्स मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1। अब रेंज का मतलब क्या है कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, दैट इज द रेंज। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी कि इसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक का आपको बताना है सारा। अब देखो ये फंक्शन मिनिमम कब होगा? जब आपका जो डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर आपका मैक्सिमम होगा, जिस वैल्यू पर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा उस वैल्यू पे ये फंक्शन आपका मिनिमम होगा, और जिस वैल्यू पर डिनोमिनेटर आपका मिनिमम होगा उस वैल्यू पे f(x) आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब ये मिनिमम कब होगा? अगर आप इसको देखो -1 और 1 दोनों क्लोज इंटरवल में है। अगर मैं साइन 3x की जगह -1 लेता हूं, अगर मैं साइन 3x की जगह -1 पुट करता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मींस f(x) विल बी मिनिमम व्हेन 2 माइनस साइन 3x इज मैक्सिमम। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ओवरऑल इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगी? 2 माइनस साइन 3x इज मैक्सिमम व्हेन साइन 3x इज इक्वल टू -1। वाई? बिकॉज -1 जब आप पुट करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इट मींस f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब हम sin 3x की जगह -1 पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). तो जैसे ही आपने sin 3x की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस हो गया +1, ये हो गया 1/3। इट मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1/3। अब इसका अपोजिट करते हैं, f(x) विल बी मैक्सिमम। f(x) मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो डिनोमिनेटर है आपका वो मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब sin 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब sin 3x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। तो आपने क्या कहा? f(x) विल बी मैक्सिमम। f(x) ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन 2 माइनस साइन 3x विच इज द डिनोमिनेटर इज मिनिमम। और ये मिनिमम कब होगा? व्हेन sin 3x इज इक्वल टू 1। जब sin 3x किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/1 इक्वल टू 1। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/3। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो ये इसकी रेंज होगी। देयरफॉर रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/3 to 1। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है इफ f of 1 plus x is equal to x² plus 1 then find the value of f of 2 minus h, then find the value of f of 2 minus h। तो देखो जी, f of 1 plus x की वैल्यू ये है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2 minus h। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 minus h आ जाए। मैंने क्या कहा भैया, आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है 1 plus x, और आपको 1 plus x की जगह क्या फाइंड करना है? f of 2 minus h।
एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो 1 प्लस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये 2 माइनस एच हो जाए, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इट इज इक्वल टू, कि ये पूरी वैल्यू 2 माइनस एच हो जाए। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू 2 माइनस एच माइनस 1। इसका मतलब x की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस एच। जब आप इस x की जगह 1 माइनस एच पुट करोगे तब ये ओवरऑल वैल्यू जो है आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 माइनस एच। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच। तो जैसे आपने x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस एच। इस x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच है, तो जहां x है वहां 1 माइनस एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच। हमें वैल्यू 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, h स्क्वायर माइनस 2h, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। Now, third part is if fx is equal to x square plus 2x plus 3, then find the value of f1, f2 and f3। ये सिंपल है। f1 का मतलब x की जगह 1 पुट करो, तो जहां x है वहां 1 आ जाएगा, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 6। f2 का मतलब x की जगह 2 पुट करो, जहां x है वहां 2 पुट करना है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 11। f ऑफ 3 का मतलब x की जगह 3 पुट कर दो, जहां x है वहां 3 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा आपका 18। फिर इसी का ऑप्शनल पार्ट है आपका, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी। फिगर आपकी कुछ इस तरह से गिवन है, आप देख के समझ में आ रहा है, पैराबोला है, इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है और ये राइटवर्ड पैराबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला जा रहा है, देखो फर्स्ट पार्ट में पहले सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, शी रीड्स हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसको फाइंड करने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें उस पर जाना पड़ेगा, और जिसमें आपको कहा गया इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो बात हो रही है हिंदी न्यूज़पेपर की, एंड 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी कि दो बात हो रही है, एक वो स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है आपको, एंड बोथ 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और 20% स्टूडेंट ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं जो कैपिटल एच है वो स्टूडेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कैपिटल ई सिंबलाइज कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर वो कितनी है, 60%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग स्टूडेंट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इज 40/100। फिर 20% रीड बोथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट रीडिंग बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दैट इज 20%, 20/100। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। और स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, शी रीड हिंदी और इंग्लिश, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन। तो आपसे पूछा जा रहा है P ऑफ E यूनियन H, आपसे क्या पूछा जा रहा है, P ऑफ E यूनियन H, which will be equal to P of E plus P of H minus P of E intersection H, इसी के इक्वल होता है। P of E हो गया आपका P of E is 40/100, P of H हो गया 60/100 माइनस P of H इंटरसेक्शन ही 20, तो 60 प्लस 100, 60 प्लस 40 100, 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 80/100। इसका मतलब स्टूडेंट जो है इंग्लिश और हिंदी, शी रीड्स हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक किया आपने, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वो इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 80/100, दैट इज 80%, दैट इज 80% ऑफ स्टूडेंट रीड इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर। पार्ट 2 में आते हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, डिड शी रीड नीदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। अब इसको देखो आप एक वेन डायग्राम से समझो, इसको आप एक वेन डायग्राम से समझो। टिल नाउ P ऑफ H यूनियन E जो है हमारा वो आ गया 80%, वो कितना आ गया 80%, ठीक है। अब वेन डायग्राम से आप ये समझो कि ये मान लेते हैं वो स्टूडेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ये वो स्टूडेंट है जो दोनों ही पढ़ते हैं, दैट इज H इंटरसेक्शन E। अब आपको कहा जा रहा है कि आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और आप ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ना तो वो हिंदी पढ़ती है स्टूडेंट, ना वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ना इंग्लिश पढ़ती है। इसका मतलब ये सारा पोर्शन छोड़ दो, ये सारा आप छोड़ दो,
तो ये सारा छोड़ने का मतलब क्या, ये पूरा है क्या, अगर जो मैंने शेड किया ये सारा शेड है क्या, ये सारा शेड है आपका H यूनियन ई, ये सारा शेड है क्या आपका H यूनियन की। आपको ये पूरा ही नहीं चाहिए, तो इस पूरे को छोड़ने का मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट नीदर रीड हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या होगा, P ऑफ E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट। By De Morgan's law, it will be equal to 1 minus P of E union, or by property, it will be equal to 1 minus P of E union H. E union H हमने अभी फाइंड किया था 80%, that is 1 minus 80/100. तो ये हो गया आपका 20/100, that is 20%. तो इसका आंसर हो गया 20%. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको कहा थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, शी रीड हिंदी बट नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदी तो पढ़ता है लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ता है। और फिर इस डायग्राम पर आते हैं। अब आपको कहा जा रहा है और फिर से वेन डायग्राम से इस चीज को समझो कि आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वो हिंदी तो पढ़ता है, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है लेकिन वो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस पोर्शन की आपको जो पोर्शन चाहिए, आपको जो पोर्शन चाहिए वो कौन सा चाहिए, जो ये सर्कल में ब्लैंक है। सर्कल में ब्लैंक वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है कि स्टूडेंट सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है। स्टूडेंट सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अब इसी पार्ट को और क्या कहा जाता है, देखो ये इंग्लिश वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट आपको पूरा ही नहीं चाहिए। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश ई कॉम्प्लीमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट है P ऑफ H इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और ई का कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा। ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई वाला पार्ट छोड़ दो। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट रीड हिंदी बट नॉट इंग्लिश। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H और H कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H, और आप इसको कह सकते हो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H। तो आपको ये फाइंड करना है, बिकॉज ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ई वाला पोर्शन को छोड़ के, तो बस ई नहीं चाहिए आपको, नॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ता है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये कैसे आएगा, पूरे P में से अगर आप E इंटरसेक्शन H माइनस कर दो, पूरे PH में से पूरे PH, देखो ये पूरा PH है, इसमें से ये वाला पार्ट अगर आप हटा दो तो बाकी यही तो रह गया। पूरे PH में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूं, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो व्हाट वी विल हैव दिस व्हाइट पार्ट, जो सर्कल के अंदर व्हाइट वाला पार्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो P ऑफ H की वैल्यू क्या 60/100 और P ऑफ E इंटरसेक्शन H कितना हमारा 20/100, तो ये आ गया 40%। जो इसका ऑप्शनल पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो एग्जैक्टली इसी तरह से पूछा गया आपसे कि स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, शी रीड्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी न्यूज़पेपर। अब इसका अपोजिट पूछा जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, अब आपको कहा जा रहा है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता। क्या कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है लेकिन हिंदी को नहीं पढ़ता है। तो यानी कि ये मान लेते हैं ये पूरा हिंदी वाला पार्ट है, इसमें जो भी स्टूडेंट है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसको हटा दो। तो बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, P ऑफ H, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है हिंदी नहीं पढ़ता, P ऑफ E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट रीड इंग्लिश बट नॉट हिंदी न्यूज़पेपर, दैट इज P ऑफ E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू P ऑफ E, पूरे P ऑफ E में से आपको माइनस करना है ये वाला पार्ट, क्योंकि सर्कल में तो ये शेडेड वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H माइनस करना है। तो P ऑफ E कितना 40/100 और इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना 20/100। तो ये आपका आ गया 20/100 विच इज इक्वल टू 20%, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है बेस्ट वे जो सॉल्व करने का होता है वो होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बना के आपको आइडिया मिल जाता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको क्या फाइंड करना है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है इफ f ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर। आपको कहा जा रहा है इफ f ऑफ z इज इक्वल टू 7 माइनस z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, where z is equal to 1 plus 2 iota, then f modulus of f of z
देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या, आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड मॉडुलस। पहले मॉडुलस के कंसेप्ट को समझते हैं कि मॉडुलस का कंसेप्ट क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन में देखो आपको वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 आयोटा, तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूं तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको कहा जा रहा है वेयर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो z की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 प्लस 2 आयोटा पुट कर दिया, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो जहां z है वहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, जहां z है वहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 7 माइनस 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 4, माइनस में क्या हो गया आपका 4 आयोटा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 4 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 2 आयोटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा आपका a स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस बी स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा +4, 4 प्लस 4 तो हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ओवरऑल ये हो गया -2 और माइनस ये हो गया +2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा +4 आयोटा। हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/8 प्लस 4/8 आयोटा, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ जेड की, एफ ऑफ जेड की। हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है इसका मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा √5, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो ये हो गया √5/2। अब √5 था कॉम्प्लेक्स z का मॉडुलस, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ z/2 which will be equal to modulus of z/2। is it clear? ठीक है। Daksh traveled from Delhi to Mumbai with his suitcase. After reaching to Mumbai, he forget the password to unlock the suitcase. सूटकेस का जो पासवर्ड था, लॉक का जो पासवर्ड था वो भूल गया। He remembered that there are 2 digit followed by 2 letter. उसको सिर्फ इतना याद है कि भैया जो पासवर्ड था उसमें 2 डिजिट थी, लाइक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और 2 लेटर ABCD कुछ भी हो सकता है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर द पासवर्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो देखो पहले 2 डिजिट, तो 10 में से कोई भी एक डिजिट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है 10 ही होती है ना, 0 से लेके 9 तक। रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरी जो डिजिट है फर्स्ट, यहाँ पे 10 में मतलब कोई भी एक नंबर जो यहाँ आ सकता है उसका 10 वेज है, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है। ऐसी जो दूसरी पोजीशन, सेकंड पोजीशन है, उसमें भी डिजिट है और रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी 10 वेज रहेंगे, 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद 2 लेटर है, अब टोटल लेटर होता है 26, तो थर्ड पोजीशन में से 26 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, दैट इज 26 वेज। और फोर्थ पोजीशन में भी 26 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, 26 वेज। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 67600, 67600।
फिर आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द पासवर्ड इफ नीदर नंबर्स नॉर वर्ड्स आर रिपीटेड। अब रिपीटेशन नहीं करनी है, अब रिपीटेशन नहीं करनी है। तो देखो पहले डिजिट की बात करते हैं। तो मान लो फर्स्ट प्लेस में 10 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, तो सेकंड प्लेस में एक डिजिट कम, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 9। इसी तरह से थर्ड पोजीशन में 26 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, तो फोर्थ पोजीशन में से एक लेटर कम हो गया, तो 25 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 58500, कुछ इस तरह से आएगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड आर पॉसिबल इफ दक्ष रिमेंबर्ड फर्स्ट टू एंड लास्ट एंट्री एंड रिपीटेशन इज अलाउड। कहता है इफ दक्ष रिमेंबर्ड फर्स्ट टू का मतलब ये जो डिजिट है, फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट, सेकंड पोजीशन पे डिजिट, ये उसको पता है। फिर थर्ड पोजीशन पर जो आएगा वो आएगा लेटर, वो उसको नहीं पता। एंड लास्ट एंट्री उसको पता है, यानी कि ये लेटर भी पता है, तो उसको लेटर भी पता है, ये नहीं पता। अब ये जो पोजीशन है वो किसकी थी, वो लेटर की थी। तो 26 में से कोई भी एक लेटर यहाँ आ सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड आर पॉसिबल। तो 26 ABCD या 26 तक कुछ भी आ सकता है, तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर होगा 26। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स आर पॉसिबल इफ दक्ष रिमेंबर फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री एंड नो एंट्री इज रिपीटेड। देखो फर्स्ट एंट्री उसको पता है, यानी कि उसको ये डिजिट पता क्या होगी। सेकंड नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ उसको पता कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। सेकंड पोर्शन पे कोई डिजिट आएगी, नो एंट्रीज रिपीटेड, तो यहाँ पर जो डिजिट होगी वो एक कम होगी, तो 9 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है। और यहाँ पर जो लेटर आएगा वो यहाँ पर एक कम हो गया, तो 25 में से कोई भी एक लेटर यहाँ आ सकता है। तो डिफरेंट पासवर्ड जो पॉसिबल होंगे वो क्या होंगे, 9 into 25 which is equal to 225, and this is the final answer of this question. Is it clear? Next question is question number 37. A teacher mentioned in his class that there is some theta belongs to R such that sec theta is equal to -13/12. अब देखो sec theta की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, आपको sec थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज -13/12, जहां पर थीटा जो है आपका वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देन ही आस्क हिज स्टूडेंट अबाउट सम अदर वैल्यूज। भाई आपको गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू -13/12। अब एक काम करते हैं, देखो sec थीटा का मतलब क्या हुआ, sec थीटा का मतलब हुआ आपका cos का अपोजिट। cos क्या होता है, b/h, तो ये हो गया h/b। तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं, यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं, इसको थीटा ले लो, तो ये हो गया p, ये हो गया b, और ये क्या हो गया आपका h हो गया। अब h कितना है आपका, h इज 13, एंड व्हाट अबाउट b इज 12। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 -144 25, तो आपका p आ गया 5, p आ गया हमारा 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका भी ध्यान रखना है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा विल बी इक्वल टू p/b दैट इज 5/12, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा/2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा/2। cos थीटा/2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो cos थीटा/2, cos थीटा/2 के लिए पहले आपको cos थीटा फाइंड करना होगा। cos थीटा यहाँ पर क्या होगा, b/h दैट इज 12/13, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा। अब cos थीटा/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस cos थीटा/2। cos थीटा/2 इज इक्वल टू √1 प्लस cos थीटा/2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस माइनस, देखो cos थीटा/2 होता है 1 प्लस cos थीटा/2। अब cos थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, अब ध्यान से देखना, cos थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब तो थीटा आपका वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो थीटा/2 किसके बीच में लाई करेगा, सभी को 2 से डिवाइड कर दो, 45 और 90 के बीच में, इसका तो थीटा/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ओके। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 12/13, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 13 - 12, और 13 × 2 हो जाएगा 26,
तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर रूट 1/√26। पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1/√26, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी p/h। अगर मैं यहाँ साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो p आपका हो गया 5 और ये h, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 5/13। 2 × 5/13, और cos थीटा हमने अभी फाइंड किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -12/13। -12/13, तो कुछ कैंसिल होगा, तो 5 × 2 = 10, 10 × -12, तो ये हो जाएगा -120, 30 × 13, 169। तो राइट आंसर इज -120/169, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is question number 38. Read the text carefully and answer the question. Read the text carefully and answer the question. देखो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में बताया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। आई थिंक ये सब यहाँ हमें पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही चलते हैं। आपको कहा जा रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा है ए को और बी बिलोंग्स कर रहा है बी को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है लेट ए एंड बी बी द टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। A cross B consists of 6 elements. If 3 elements of A cross B are 1, 4, 2, 6 and 3, 6, तो find A cross B. Okay. देखो A जो होगा यहाँ पर A के एलिमेंट क्या होंगे? फर्स्ट वाले, दैट इज 1, 2 और 3। ये तो आपके हो गए एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? और Y वाले एलिमेंट होंगे वो सेट बी के एलिमेंट है, दैट इज 4, 4 एंड 6, 4 एंड 6, और ये भी 6 है, तो ये आपके ए और बी के एलिमेंट आ गए। अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब आपको क्या, ए क्रॉस बी क्या होगा? देखो 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, इसी तरह से 3 के साथ 4 और 3 के साथ 6। आप काउंट भी कर सकते हो, ये आपके पूरे 6 आ रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर आपको फाइंड करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहले 4 आएगा, 4 के साथ 1, फिर 4 के साथ 2, बी के एलिमेंट पहले आएंगे, और फिर 4 के साथ 3। पहले 4 को सभी एलिमेंट ऑफ ए के साथ करोगे, फिर 6 को सभी एलिमेंट 1 2 3 के साथ रखोगे, तो ये हो जाएगा 6 1, 6 2 और 6 3, 6 3। ये क्लियर हो गया। फिर पार्ट 2 में आते हैं। इफ x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 5 2x प्लस y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आपको ये कहा जा रहा है पार्ट 2 that x plus 2 4 is equal to 5 2x plus y, then what will be the value of x and y। देखो सिंपल सी बात है, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा? x प्लस 2 जो है वो 5 के इक्वल होगा। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x plus 2 will be equal to 5, so x will be equal to 3 and 4 will be equal to 2x plus y and 4 is equal to 2x plus y। तो x की वैल्यू क्या है? 3, तो 4 is equal to 2 into 3 plus y, तो y equal to क्या होगा? 4, ये 6 है, -6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फिर आपको कहा जा रहा है दिस इज द थर्ड पार्ट, इसमें आपको कहा जा रहा है
if x plus 6 comma y minus 2 equal to 0 comma 6 and find the value of x and y, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि x plus 6 को आप 0 के इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी -6, और y minus 2 को आप 6 के इक्वेट कर दो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं ओवर वाले पार्ट पर। ओवर वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, a minus 3, देखो और वाले पार्ट में क्या होगा, a minus 3 is equal to 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 एंड b plus 7 इक्वल टू क्या होगा 7, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आई थिंक हमारा पूरा पेपर, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।